दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे हम। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। चलिए हम दे लेते हैं पहले थ्योरी। इंटरनेट क्या है, जीरो से शुरू करते हैं। इंटरनेट के विषय में जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त सार है। यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ने से बना विशाल व विश्वव्यापी नेटवर्क, जिसे कहते हैं ग्लोबल नेटवर्क है, जो समान नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाते हैं। इसी तरह इंटरनेट की परिभाषा और देखेंगे। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक और सरकारी नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से बनता है। इंटरनेट को हम आधुनिक युग के संदेशवाहक की संज्ञा दे सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग कर हम किसी सूचना जिसमें डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ध्वनि और चलचित्र शामिल होते हैं, उसको पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेज सकते हैं और इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में रखी विशाल सूचनाओं में से वांछित सूचना प्राप्त भी कर सकते हैं। तो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन, वांछित सूचना को हम प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आधुनिक युग का संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें थी, मालूम भी होंगी आपको। इंटरनेट का विकास देखते हैं। विकास से संबंधित प्रश्न हो सकता दे दें। प्रोफेसर जे.सी. लिकलैंडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में दिया था। बहुत पुराना नहीं है, 1962 में विचार दिया था। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोफेसर जे.सी. लिकलाइडर, ठीक, इंटरनेट का जनक कहते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा अपार्टमेंट, जिसे कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नेट के विकास से किया गया। तो विचार दिया 1962 में और 1969 में इसका विकास हुआ, इसका प्रारंभ हुआ। अपार्टनेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। अपार्टानेट है, दुनिया का पहला नेटवर्क है। अपार्टानेट का प्रयोग रक्षा विभाग में अनुसंधान व विकास के कार्य में किया गया। उस समय किया गया था इसका किसने? डिफेंस एंड रिसर्च वर्क्स में। 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया। 1989 में खोला गया आम जनता के लिए। 1989 में टिम बर्नर-ली, खूब नाम सुना होगा आपने, ने हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज का विकास किया। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का प्रस्ताव टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है परीक्षाओं में। टिम बर्नर्स-ली ने WWW वेब का प्रस्ताव दिया था, 1989 में दिया गया। इसी कारण इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड WWW का जनक माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तथा TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों का पालन किया गया। वर्ल्ड वाइड WWW का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को प्रयोग किया। पब्लिक यूज़ के लिए कब हुआ? 1991 को। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न बन रहा है, मोज़ाइक वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, जिसका विकास मार्क एंडरसन ने 1993 में किया था। एक एक चीज़ नोट करते रहिए। मोज़ाइक है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, जिसका विकास किसने किया था? एंडरसन ने किया था, 1993 में किया था। इसलिए दोबारा पढ़ देते हैं आपके लिए। 1993 में CERN बोलते हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। ठीक, फ्री यूज उसका शुरू हुआ। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब
संघ की स्थापना की गई। 1994 में इसकी संघ की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1995 को विदेशी संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया। कब हुआ भारत में? 15 अगस्त 1995 को। प्रोफेसर JC लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है, जिन्होंने अपार्टानेट, अभी जो पढ़ाया वही इसी का रिवीजन है, अपार्टानेट के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपार्टानेट से ही वर्तमान इंटरनेट व्यवस्था का जन्म माना जाता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। उन्होंने 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, इसका फुल फॉर्म आ जाता है तो देख लीजिएगा, का विकास उन्होंने किया। चलिए पॉइंट रिवीजन हो गए। कैसे काम करता है ये देखते हैं, MCQ भी लेंगे इसके बाद। दुनिया भर में अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़ने से नेटवर्क का निर्माण होता है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा होता है और संसार के सभी सर्वर विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सर्वर से जुड़े उपयोगकर्ता क्लाइंट को मांगी गई सूचना या डेटा उपलब्ध कराता है। यदि मांगी गई सूचना उस सर्वर के पास उपलब्ध नहीं है तो उस सर्वर की पहचान करता है जहां पर ये सूचना अवेलेबल हो। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के बीच डाटा स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक है कि सभी नेटवर्क एक साथ समान नियमों या प्रोटोकॉल का उपयोग करें। ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग द्वारा TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों के परिपालन और सूचनाओं का आदान प्रदान सुविधाजनक बनाया गया है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया गया, जिसमें सूचनाओं का बंडल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इस कारण एक ही संचार माध्यम का उपयोग विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किया जा सकता है। इसमें दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े बिना सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है, जो इंटरनेट हमको दे। बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक्स है सब। टेलीफोन लाइन या वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट सेवा प्रदाता के सर्वर से जोड़ा जाता है। इसके लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता को कुछ शुल्क भी देना पड़ता है, तो सब मालूम है आपको। चलिए और देखते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है, ये भी कवर कर लेते हैं। इंटरनेट सूचना तंत्र वस्तुतः किसी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण से परे है। चूँकि इंटरनेट अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के आपस में जुड़ने से बनता है। इंटरनेट क्या है, यही परिभाषा है, डिफिनेशन है। अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जुड़ने से क्या बनता है, इंटरनेट। अतः इंटरनेट पर अनेक संस्थाओं, निगमों, सरकारी उपक्रमों, शिक्षण संस्थाओं, व्यक्तिगत संस्थान तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं को थोड़ा थोड़ा स्वामित्व माना जा सकता है। इंटरनेट की कार्यप्रणाली को देखरेख और उसके अंतर्गत मानक निर्धारित करने का कार्य कुछ स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी करती हैं। कुछ इस प्रकार हैं। ISOC इंटरनेट सोसाइटी, देखिए क्या है, यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिसका गठन हुआ था 1992 में। इंटरनेट से संबंधी मानकों, प्रोटोकॉल और नीतियों का विकास करने और लोगों को इस संबंध में शिक्षित करने के लिए किया गया था। क्या है ISOC। चलिए अगला कौन सा संस्थान है, अगला है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB। ये सब फुल फॉर्म भी दे देते हैं एग्जामों में, तो आप नोट करते रहिएगा। यह संस्थान इंटरनेट सोसाइटी ISOC द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीक और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है। ठीक, कौन करता है, IAB। ICANN क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। 1998 में स्थापित यह संगठन इंटरनेट पर IP एड्रेस, ठीक, और डोमेन नेम प्रदान करने तथा उसके मानकों के निर्धारण का काम करता है। तो डोमेन नेम निर्धारण करने और IP एड्रेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ICAN।
डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। कुछ गैर शैक्षणिक संस्थाएं ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इंटरनेट के उपयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करती हैं। कुछ नॉन गवर्नमेंटेड इंस्टीट्यूट प्रदान करती हैं, जिन्हें डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहा जाता है। विभिन्न डोमेन नेम रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष यूनिक डोमेन नेम, एक विशेष पर्सन जो लेना चाहता है उसको डोमेन नेम दिया जाए। डोमेन नेम रजिस्ट्रार का निर्धारण ICANN या कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन द्वारा किया जाता है। ICANN या CCTLD द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, आप नोट करते रहिएगा, वीडियो पॉज करके नोट भी लिख लीजिएगा। IRTF क्या है? यह संस्थान भविष्य में इंटरनेट की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु अन्वेषण या खोज को बढ़ावा देता है। तो इंटरनेशनल रिसर्च टास्क फोर्स, नाम ही है रिसर्च टास्क फोर्स, तो क्या करेगा? अन्वेषण, खोजों को और अन्वेषण को बढ़ावा देगा। IETF इंटरनेट मानकों का विकास करना और उसके उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो IETF का ये उद्देश्य है। अगला है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर-ली के नेतृत्व में काम करती है। ये संस्था, इसका गठन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। W3C आप कह सकते हो, नहीं? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह संस्था वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण करती है। अब इंटरनेट से हम जुड़ें कैसे, ये देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट सेवा से जुड़ने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये सॉफ्टवेयर चाहिए इंटरनेट पर जुड़ना है। पहला तो आइए पर्सनल कंप्यूटर, जोड़ेंगे कैसे हम? PC होना चाहिए। फिर है मॉडेम, या कहते हैं इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर है संचार माध्यम, टेलीफोन लाइन या विशेषीकृत लाइन या प्रकाशीय तंतु या वायरलेस तकनीक जिससे पहुंचाया जाएगा। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर चाहिए इसके लिए। और है इंटरनेट सर्विस प्रदाता हो चाहिए, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। ठीक, तो ये 3 चीज़ें चाहिए आपके लिए। फिर से हम बता देते हैं। देखिए, PC चाहिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए, मॉडेम चाहिए, संचार माध्यम चाहिए, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर चाहिए और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। अगला है इंटरनेट सेवा प्रदाता को निर्धारित शुल्क देकर इंटरनेट खाता, यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। जब शुल्क देते हैं तो 3 चीज़ें मिलती हैं। इंटरनेट खाता मिलेगा, यूज़र नेम मिलेगा और क्या मिलेगा? पासवर्ड मिलेगा। यूज़र नेम इंटरनेट से जुड़ने के लिए और पासवर्ड सुरक्षा और गोपनीयता के लिए आवश्यक होता है। नाम तो जिस नाम से आप खोलेंगे उसके बाद पासवर्ड आएगा। इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को एक विशेष IP एड्रेस प्रदान किया जाता है। IP एड्रेस एक सभी कंप्यूटर को एक विशेष मिलता है जो उस कंप्यूटर की पहचान होती है। ठीक, अगला है इंटरनेट सेवा प्रदाता वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थानों को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, जबकि उपयोगकर्ता का कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है। जो प्रयोग कर रहा है उसको क्या कहेंगे? क्लाइंट कहेंगे। और जो दे रहा है उसको क्या कहेंगे? इंटरनेट सेवा प्रदाता, ISP। इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा ISPs को कुछ सेवा शुल्क भी प्रदान करना पड़ता है, बताया जैसे। इंटरनेट सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता और विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए कई संचार माध्यमों का प्रयोग करता है। चलिए प्रोटोकॉल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। किसी भी नेटवर्क से 2 या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के त्रुटि रहित आदान प्रदान को संभव बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों कंप्यूटर एक समान नियमों और प्रतिमानों का अनुपालन करें।
ठीक। नियमों और प्रतिमानों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल मतलब कुछ ए सेट ऑफ रूल्स दैट इज़ फॉलोड बाय ऑल, ऐसा नियम और स्टैंडर्ड्स जो जो दोनों को पालन करना होगा, ठीक, प्रोवाइडर को भी और यूज़र को भी। कंप्यूटर इंटरनेट नेटवर्क में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रचलित प्रोटोकॉल देख लीजिए। प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? अगला है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। कौन सा है? टीसीपी, ठीक, इसे कहते हैं आईपी। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो कुछ भी आप कह सकते हैं इसमें। सबसे फेमस ये है प्रोटोकॉल। आगे देख लेते हैं टीसीपी या आईपी, ठीक है। दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जब, और चूंकि इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, अतः इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है इसको। इसका प्रयोग कर इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर और सर्वर के बीच संचार स्थापित किया जाता है। टीसीपी और आईपी इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल है। यह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है जब किसी सूचना या डाटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस सूचना को छोटे बड़े सूचना में विभाजित कर देता है। अगला है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी किसी पैकेट को एक विशेष पता देता है। आईपी एक विशेष पता प्रदान करता है और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उनका रास्ता तय करता है। जरूरी नहीं किसी एक सूचना के सभी पैकेट्स एक ही रास्ते से गंतव्य तक पहुँचें, बल्कि ये अलग अलग रास्तों से भी अपने गंतव्य तक जाते हैं। नेटवर्क से जुड़ा राउटर प्रत्येक पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। राउटर हेल्प करता है, या एक संचार माध्यम में खराबी आती है तो डाटा पैकेट्स उपलब्ध वैकल्पिक संचार माध्यमों द्वारा गंतव्य तक पहुंचाए जाते हैं। अगला है गंतव्य स्थान पर पुनः इन पैकेट्स को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कर कंप्यूटर को उपयोग के लिए दिया जाता है। अगला है एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल सर्वर तक और पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो एसएमटीपी क्या करता है? ये उपयोगकर्ता क्लाइंट जो है यूज़ कर रहा है उसको कंप्यूटर के मैसेज को ईमेल सर्वर तक पहुंचाता है और पुनः सर्वर से प्राप्त जो मैसेज होता है प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, एसएमटीपी। अगला है एचटीपीपी। एचटीपीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह वर्ल्ड वाइड www पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ये वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण किसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। एचटीटीपी क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर फाइल या डेटा भेजने को अनुरोध करता है और दूसरा कंप्यूटर उस अनुरोध को स्वीकार, एक तो भेजता है, दूसरा उसको स्वीकार करता है। एफटीपी देख लेते हैं। एफटीपी यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर और सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फाइल में डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ध्वनि या चलचित्र, वीडियो हो सकता है। ये फाइल में कुछ भी हो सकता है। फाइल स्थानांतरण के लिए दूरस्थ कंप्यूटर से लॉग इन द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है
लॉगिन द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है। इसके बाद फाइल को अपलोड या डाउनलोड किया जाता है। फाइल स्थानांतरण के ये उपयोगकर्ता के पास दूरस्थ कंप्यूटर तक जाने का अधिकार होना चाहिए। इंटरनेट पर कुछ अज्ञात FTP साइट होती हैं जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष अकाउंट या पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डाटा व सूचनाओं का भंडारण अधिकांश एनोनिमस FTP साइट ही है। एनोनिमस FTP साइट। गोफर देखते हैं, यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स को खोजना, प्राप्त करना और उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। गोफर दूर की कंप्यूटर से जो डॉक्यूमेंट्स को खोजते हैं, प्राप्त करते हैं और शो करते हैं। टेलीनेट क्या है? टेलीनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटरों को संचार नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट जो पास का होता है कंप्यूटर के डाटा और फाइलों का उपयोग किया जा सकता है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। रिमोट लॉगिन। अगला है, टेलीनेट द्वारा हम इन रिमोट कंप्यूटर का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे उसी कंप्यूटर के सामने बैठे हों। टेलीनेट के द्वारा इसमें लोकल कंप्यूटर पर टाइप किया जाता है और कमांड रिमोट कंप्यूटर द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा रिमोट कंप्यूटर में होने वाली प्रोसेसिंग और उसके परिणाम को लोकल कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा जाता है। चलिए देखते हैं। www 3 टाइम्स है, 4 नहीं। www वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं। बताया भी है कुछ इसके विषय में आपको। इसे W3 या वेब भी कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय उपयोगी ये सेवा है। यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है। हाइपरलिंक से जुड़े रहते हैं जिन्हें इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। वेब ब्राउज़र की सहायता से उसको प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। अगला है, इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। वर्ड www ने इंटरनेट पर सूचनाओं को आदान प्रदान आसान बनाया है और इंटरनेट को सूचना राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया है। ये सब कमाल है www का। W3 का। W3 पर संग्रहित प्रत्येक पेज पर वेब पेज कहलाता है। ये वेब पेज HTML का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं और हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वह स्थान जहाँ से ये वेब पेज संग्रहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जहाँ इकट्ठा होते हैं उसको कहते हैं वेबसाइट, जहाँ पर ये सारी सूचनाएं इकट्ठा होती हैं। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो उसके अंदर अन्य सूचनाओं की सूची प्रदान करता है उसको कहते हैं होम पेज। होम पेज में सब सूचनाएं मिलती हैं। किसी वेबसाइट को खोलने के लिए सबसे पहले होम पेज ही दिखाई देगा। सबसे पहले होम पेज खुलेगा और वेब पेज को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजने के लिए HTTP बताया ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाता है, जबकि इस सेवा का उपयोग करने वाला कहते हैं इसको वेब क्लाइंट। चलिए ये देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में अंतर क्या है। इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा वर्ल्ड वाइड वेब की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सामान्यतः W3 और इंटरनेट का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, पर वास्तव में क्या है, W3 वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर आधारित एक सेवा मात्र है। ये वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में अंतर बताया गया है। आप समझ लें अंतर क्या है। पहला जो अंतर है, इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क है।
जो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दुनिया भर में फैले। बताया था परिभाषा अभी, छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है ये नेटवर्क, इंटरनेट। दूसरी तरफ अब डब्ल्यू क्या है, W3, ये वेब हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े सूचनाओं का एक समूह है जिसका साझा उपयोग किया जा सकता है। तो ये हाइपरलिंक है जिसमें आपस में जुड़े सूचनाओं का एक समूह है जिसका साझा उपयोग कर सकते हैं। दूसरा अंतर क्या है, इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP और IP का उपयोग किया जाता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए HTTP का प्रयोग करेंगे। इंटरनेट के लिए आपको चाहिए TCP और IP, और www के लिए चाहिए आपको HTTP, जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और है, इंटरनेट के उपयोग के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता को शुल्क देना पड़ता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब एक निःशुल्क सेवा है। ये निःशुल्क सेवा है, इसके लिए इंटरनेट के लिए आपको पैसा देना होगा। तीसरा अंतर क्या है, इंटरनेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के समन्वय से कार्य करता है, जबकि W3 केवल विभिन्न सॉफ्टवेयरों का उपयोग करता है। जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं उसी का ये उपयोग करता है। और देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब एक सुविधा है, इंटरनेट तक उस सबसे बड़ा अंतर तो यही है। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब एक सुविधा है और इंटरनेट तो उस तक पहुंचने का एक माध्यम है। आगे देखते हैं, चलिए। अगला है HTML, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भाषाएं प्रयुक्त होती हैं उनको देख लेते हैं, कौन सी भाषा है। ये है HTML, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजेस को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, जिसमें क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया था आपको W3 में। HTML में विभिन्न वेब पेज को हाइपरलिंक का प्रयोग कर आपस में जोड़कर रखा जाता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी इच्छानुसार एक पेज से दूसरे वेब पेज या वेबसाइट तक जा सकता है। चलिए विद्यार्थियों, कुछ MCQ कवर कर लेते हैं। हमने आपको थ्योरी तो बताई, साथ में थ्योरी आगे बताएंगे, MCQ देखते हैं। पहला प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं तथा द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर क्षेत्र में किया जाता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वैन। वैन क्या चीज़ है, इसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं और प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में जोड़ने के लिए किया जाता है, इसको कहते हैं वैन कहेंगे। निकनेट क्या है, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क जो कहलाता है वो कहते हैं निकनेट। नेक्स्ट देखते हैं, निकनेट के बारे में देख लीजिए क्या है, फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क कहते हैं। यह भारत में कंप्यूटरों का एक जाल है जो भारत के प्रत्येक जिलों को आपस में जोड़ता है। निकनेट के माध्यम से प्रत्येक जिले जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, क्या होता है, ये होता है वैन। वैन को क्या कहते हैं, लॉग हॉल नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क एक विस्तृत भूभाग और लंबी दूरी तक फैले कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है, अतः इसे लोग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। हॉल नेटवर्क भी कहते हैं वैन को। नेक्स्ट है, अभी हमने को बताया था, अपार्ट नेट क्या है, अपार्ट नेट। बताया भी है आपको, अपार्टनेट ये विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज नेटवर्क। ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप से होता है। क्या है ISDN, क्या फुल फॉर्म है,
इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क में टेलीफोन व डाटा संचारण डिजिटल रूप से होता है, अतः इसमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन में कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? ये आपकी मॉडेम। मॉडेम जो है वो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ती है। कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। बताया आपको, कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजता है। डिजिटल को एनालॉग में बदलना है। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? नेटवर्क से। अनेक कंप्यूटरों को आपस में विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जोड़कर नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। देखिए दिया भी हुआ है, जिस परीक्षा में आया हुआ, सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सिम, इसको कहते हैं सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ए नंबर ऑप्शन। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है वाई मैक्स किससे संबंधित है? वाई मैक्स संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। आभासी निज पथ जिसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या है? आईएएस का प्रश्न आया हुआ है इसमें, आईएएस में आया था। तो ये आपका बी, किसी निजी नेटवर्क द्वारा बना कंप्यूटर परिपथ है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। ये इस कथनों पर विचार करना है निम्नलिखित। क्या क्या है ये? ब्लूटूथ है, वह तार रहित फ़ोन है, सूक्ष्म तरंग आवर्धन है, वाईफाई उपकरण है। इनमें से कौन सा 2.4 और 2.5 मेगा हर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? तो 2.4 और 2.5 में कर सकते हैं, डी ऑप्शन सभी है इसमें। ब्लूटूथ, तार रहित फ़ोन, सूक्ष्म आवर्धन तरंग, अवन, वाईफाई, ये चारों कर सकते हैं। कंप्यूटर का जाल नेटवर्किंग करना क्या है? चारों खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, ये सभी है। ठीक है, इंटरनेट से मेरे आपको पता है कि खतरे भी बढ़े हैं, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन है इसमें। बैकबोन किससे संबंधित है? बैकबोन देखिए इंटरनेट से संबंधित है। ठीक, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है 6 गीगाहर्ट्ज, डी ऑप्शन है। सी बैंड प्रेषण में डाटा 6 GHz आवृत्ति पर उपग्रह की ओर छोड़ा जाता है, जबकि उपग्रह को ट्रांसपोंडर उसे 4 GHz आवृत्ति पर वापस देता है। छोड़ा जाता है 6 GHz पर और वापस मिलता है 4 GHz पर। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, रिपीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस प्रांत के अंतर्गत स्वैन। क्या है स्वैन? स्वैन है आपका स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश पीएससी में आया हुआ प्रश्न है, देखिए किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक स्थान से उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा, लैन बोलता है, लैन कहते हैं।
अगला है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयोग होता है? जी जी होता है 2G में जनरेशन को, जी जनरेशन को शो करता है। सरल है तो 5G 5G 4G सब पढ़ा होगा आपने। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर से किया जाता है, ये वैन कहलाता। अभी बताया था आपको, वैन तो भी बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है, बिट प्रति सेकंड है। सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी कैसी प्रौद्योगिकी है? ये है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सी ऑप्शन। सी। CDMA का फुल फॉर्म ये दिया है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किस चीज़ को संभव बनाती है? इंटरनेट उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को सुगम बनाती है। ए। इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट इंट्रानेट है आपका किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क को कहते हैं इंट्रानेट। अगला, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाएगा? यह है सी गेटवे। दो इंटरनेट आपस में जुड़ेंगे गेटवे मेथड द्वारा। गेटवे कंप्यूटर की बात देखेंगे। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। ऑप्शन होगा नेटवर्क। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस देना हो तो प्रयोग होता है क्या? इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। बताना है कौन सा कथन सत्य है। मॉडेम एक एनालॉग सिस्टम का डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिस्टम बदलता है। ये आपका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ये देता है मॉडेम। सी ऑप्शन। प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उस सिद्धांत का क्या कहते हैं? उस सिद्धांत को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ए। नेक्स्ट है, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? वो है कैंपस एरिया नेटवर्क। चलिए अगला देख लेते हैं, मॉडेम का पूरा नाम। मॉडेम को बोलेंगे हम मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ए ऑप्शन है सही। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को अवयवों में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल को कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन तक संप्रेषित करती है, ये कहलाती है मॉडेम, डी। नेक्स्ट देखिए, मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल आंकड़ों को एनालॉग संवेगों में परिवर्तित करता है और उन्हें टेलीफोन लाइन तक भेजता है। WLL का पूर्ण रूप क्या है? ये कहते हैं वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक, WLL का पूर्ण रूप है वायरलेस इन लोकल लूप। यह स्थानीय बेतार तकनीक है जिसके द्वारा आवाज़ और डाटा संचरण की सुविधा प्रदान की जाती है। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। इथरनेट क्या है? इथरनेट है लैन।
कौन सा छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? ये है आपका लैन, छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है। लैन एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक जाल है जो किसी ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय क्षेत्र में काम करता है। चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्न दिए हमने आपको कंप्यूटर के इंटरनेट से संबंधित। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। और दिल्ली पुलिस की तो तैयारी हम करा ही रहे हैं, जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें, साथ में और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम कवर करते रहेंगे। एमसीक्यू और थ्योरी दोनों में देंगे। प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर कहिए, कमेंट करके बताइए आप। और इसी तरह हम आपको वीडियो देते रहेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम ऐसे और वीडियो बनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के कंप्यूटर के, वो देखेंगे। साथ ही ये क्वेश्चन आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं मदद करेंगे। इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज नहीं है? कौन सा नहीं है? MS वर्ड है, MS एक्सेस है, MS एक्सेल है, वर्ड पैड नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है। देख लीजिए थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के 4 प्रमुख प्रोग्राम हैं: MS वर्ड, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, वर्ड पैड, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। एक MS एक्सेस एक कैसा प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है आपका किस प्रकार का? ये MS एक्सेस एक डाटाबेस प्रोग्राम है। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, जबकि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो देख लेते हैं तीनों अलग अलग कैसे हैं। MS एक्सेस आपको बताया डाटाबेस है, पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, और MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला है MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड किस में प्रयोग किया जाता है? देखिए, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है। इसका उपयोग पद्यांश टेक्स्ट डाटा के निर्माण और संशोधन हेतु किया जाता है। तो MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है डाटा के निर्माण और संशोधन हेतु। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की गई की कौन सी होती है? तो वो होती है होम। MS वर्ड प्रोग्राम में कर्सर की पंक्ति के प्रारंभ में ले जाने के लिए होम का प्रयोग किया जाता है। किसका? होम का, ए नंबर ऑप्शन। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः ए लाइन होते हैं, वो होता है लेफ्ट। किसी ऑफिस प्रोग्राम में टेक्स्ट स्वतः रूप से लेफ्ट ए लाइन होते हैं, पर उपलब्ध विकल्पों के चयन कर इसे बदला जा सकता है। अगला, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चार्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं हम क्या? चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है क्या? आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आउटलुक है। अगला है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? ये दिखाता है आपको स्पेलिंग की त्रुटि, ए नंबर ऑप्शन। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? ये देखिए झारखंड PCS प्रश्न है, सभी वही प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं। वर्ड रैप की विशेषता होती है कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है क्या? सेल एड्रेस। क्या होता है? सेल एड्रेस होता है, सी नंबर ऑप्शन। नए डॉक्यूमेंट्स की कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी होती है? नए डॉक्यूमेंट्स की कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+N, बी ऑप्शन आपका है। Ctrl+N
अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन कौन सा होता है? कंट्रोल ई। कंट्रोल ई क्या होता है? वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है एडिट मेनू पर। ठीक है, एडिट मेनू पर। एक्सेल वर्कबुक किस चीज़ का संग्रह है? एक्सेल वर्कबुक ये है वर्कशीट का संग्रह। एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह होती है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाती है? इसको कहते हैं विंडो। कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं मेन्यू कहलाती हैं, मेन्यू। अगला है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं सक्रिय विंडो, एक्टिव विंडो। वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहते हैं आपका डी, सक्रिय विंडो। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। चलिए देख लेते हैं विंडोज़ के कीबोर्ड शॉर्टकट बटन को देख लेते हैं। आते हैं परीक्षा में संबंधित प्रश्न आपके। विंडो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में माउस खराब हो जाने या कीबोर्ड पर कार्य करते समय बार बार माउस के प्रयोग से बचने के लिए कीबोर्ड की एक या अधिक बटनों को एक साथ दबाकर माउस का कार्य किया जा सकता है। इसको कहते हैं हम शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि माउस का प्रयोग से बचने के लिए, ठीक है, एक या अधिक बटनों को साथ में प्रेस करेंगे। जैसे F1 अगर आप प्रेस करेंगे तो कि F1 होता है हेल्प विंडो खोलना। F2 किस लिए होता है? F2 का होता है चयनित वस्तु का नाम बदलने, रीनेम के लिए F2 आता है। F3 किस लिए? F3 फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए प्रयोग करते हैं हम F3। F4 किस लिए? सक्रिय लिस्ट को सूची प्रदर्शित करने के लिए, सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए F4। F5 का प्रयोग होता है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना, F5। F10 का प्रयोग होता है सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करना, F7 है स्पेलिंग या ग्रामर की जांच करना, F7। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में Shift+10 क्या काम करेगी? तो Shift+10 का काम यह है चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना। इसी तरह Alt+F4 क्या करेगी? सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। Ctrl+F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। तो आप Alt+F4 दबा दीजिए या Ctrl+F4, तो काम दोनों के सक्रिय प्रोग्राम बंद करना। Shift+F3 करेगा कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलना, ठीक है। एस्केप क्या करेगा? वर्तमान कार्य को स्थगित करने के लिए एस्केप का, कैंसिल का प्रयोग है। डिलीट वर्तमान चयनित वस्तु को नष्ट करना। इंड किस लिए? सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचना। होम का प्रयोग क्या करेंगे? सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचना, स्पिन होम। अगला है इंटर। इंटर क्या काम करेगा? इंटर निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलने के लिए इंटर का प्रयोग। टाइप क्या करेगा? टाइप करेगा विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे खाने में जाना, टैब। F12 क्या है? सेव एज डायलॉग्स बॉक्स खोलना, F12। विंडोज़ लोगो +L का काम क्या है? कंप्यूटर लॉक करना। विंडोज़ लोगो +M इसका काम क्या है? सभी विंडो को मिनिमाइज करना। विंडोज़ लोगो का काम है स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करना। Ctrl+Escape है स्टार्ट मेनू खोलना। चलिए कुछ और देख लेते हैं। Ctrl+X का काम क्या है? चयनित वस्तु को कट करना। Ctrl+C क्या होता है? चयनित वस्तु की कॉपी करना। Ctrl+V कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करना, ये तो मालूम होगा आपको। Ctrl+Y का क्या काम है? Ctrl+Y है रेडो, समाप्त किए गए कार्य को फिर से
करना, जो कैंसिल हो गया उसको फिर से लाना, कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड क्या है, अनडू, किए गए कार्य को पहले जैसा करना, ठीक है। वाई, कंट्रोल वाई में काम को फिर से करना, ठीक, और कंट्रोल जेड में पहले जैसा काम करना। अगला है कंट्रोल बी, क्या करेगा, चयनित शब्द को बोल्ड में बदलेगा। इसी तरह कंट्रोल यू क्या करेगा, चयनित शब्द को अंडरलाइन करेगा। कंट्रोल आई क्या करेगा, चयनित शब्द को इटैलिक फॉर्मेट में करेगा। कंट्रोल ए खुले डॉक्यूमेंट्स में सबको सेलेक्ट करना। कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट्स खोलना। कंट्रोल ओ पुराना डॉक्यूमेंट्स खोलेगा। कंट्रोल डब्ल्यू क्या, डॉक्यूमेंट्स बंद करना। कंट्रोल एस डॉक्यूमेंट्स सेव करना। कंट्रोल एफ टेक्स्ट खोजना, टेक्स्ट खोजने का काम करेगा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एच टेक्स्ट को रिप्लेस करना। कंट्रोल जी विशेष पेज नंबर पर जाना। कंट्रोल पी का वो करेगा प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलना। कंट्रोल एल पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना, ठीक। कंट्रोल आर क्या करेगा, पैराग्राफ को राइट अलाइन करना। एल से लेफ्ट अलाइन, आर से राइट अलाइन। कंट्रोल जे पैराग्राफ को जस्टिफाइज करना, दोनों तरफ से व्यवस्थित करना है। कंट्रोल ई पैराग्राफ को सेंट्रल अलाइन करना। पेज अप क्या करेगा, एक पेज आगे जाना, एक पेज आगे जाएगा। पेज डाउन क्या करेगा, एक पेज पीछे जाना। कंट्रोल डी फ्रंट फॉन्ट विंडो खोलेगा, ठीक। कंट्रोल रिटर्न क्या करेगा, पेज ब्रेक करना। अगला है आल्ट प्लस अंडरलाइन, ये संबंधित मेनू प्रदर्शित करना। लेटर में मेनू अंडरलाइन लेटर संबंधित निर्देश निष्पादित करना, ठीक है। तो चलिए कुछ एमसीक्यू देखेंगे। इनमें से किस मेमोरी में डाटा उसके एड्रेस के बजाय उसके कंटेंट में प्रदर्शित होता है। इसमें राइट आंसर है आपका एसोसिएटिव मेमोरी में। नंबर 2, एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है, डाटा उसके एड्रेस के बजाय कंटेंट में शो करता है। एक सिंगल बाइट द्वारा कितने कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं, तो यह आपका 256 कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं। रजिस्टरों को बनाने के लिए किस फ्लॉपी का प्रयोग होता है, यह है DFF 2 नंबर। कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीच में डाटा उसके किसके माध्यम से जाता है, बसेज के माध्यम से कंपोनेंट के बीच में डाटा जाता है। अगला है डिजिटल क्लॉक किसका उदाहरण है, ये एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है। डिजिटल क्लॉक 4 नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन सी डिवाइस ड्राफ्ट या चेक को रीड करने में प्रयुक्त होती है, MICR का प्रयोग डिवाइस ड्राफ्ट या चेक को रीड करने के लिए होता है। तभी आपने देखा होगा MICR कोड होता है। इनमें से किस प्रिंटर के हेड में पिन लगी होती है, इसमें है आपका नंबर 3, डॉट प्रिंटर में के हेड में पिन लगी होती है, नंबर 3 ऑप्शन। किस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, यह है DRAM। इनमें से कौन मेमोरी नहीं है, FPM ये मेमोरी नहीं है, 3 नंबर। फर्मवेयर किसके द्वारा तैयार होते हैं, ये फर्मवेयर तैयार होते हैं ROM द्वारा, नंबर 2।
इनमें से किस मेमोरी में परमानेंट मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होता है? हार्ड डिस्क में परमानेंट मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होता है। यूएसबी का अर्थ क्या है? यह यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं यूएसबी। कौन एक शुष्क सेल का उदाहरण है? तो शुष्क सेल का उदाहरण है CMOS। किस डिस्क को रीड करने के लिए अलग से ड्राइव नहीं होती है? हार्ड डिस्क को रीड करने के लिए अलग से ड्राइव नहीं होती। ये दिया है, इसका कंपोनेंट पूछा गया है। इसका कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा 3 नंबर ऑप्शन। इनमें से किस मेमोरी में कैपेसिटर का प्रयोग होता है? तो उसका नाम है DRAM। इस मेमोरी में, DRAM मेमोरी में कैपेसिटर का प्रयोग होता है। अगला CPU में होता है क्या? ये होता है ALU CU एंड मेमोरी, CPU में होता है। कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? COM कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा कॉमन इनपुट डिवाइस आजकल प्रयोग करते हैं? आजकल प्रयोग होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। कॉमन इनपुट डिवाइस के लिए कीबोर्ड। कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल है। 4 नंबर ऑप्शन। किस तरह का स्टोरेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है? डिस्केट। एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है डिस्केट को। किसी भी समय पर CPU रीड या राइट कर सकता है? रैम। रैम किसी भी समय पर CPU रीड या राइट कर सकता है। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज क्या है? नंबर 3, तेज है और महंगा है। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? तेज होती है और महंगी भी होती है। कौन सा एकेडमिक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यह है OMR। एकेडमिक टेस्टिंग के लिए OMR का तो प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? ये आपका 16। नोट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन जो एक जगह स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइल। ठीक, फाइल कहते हैं। फाइल की परिभाषा है ये। एक दूसरे से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन जो एक जगह स्टोर किया जाता है उसको फाइल कहते हैं। इनमें से कौन सबसे तेज, बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इस पर तेज भी है, बड़ा भी है, महंगा भी है। सुपर कंप्यूटर बताया था अभी। कंप्यूटर का वो पार्ट जो उसे हम छू सकते हैं और महसूस करते हैं, क्या कर सकते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर है, सरल क्वेश्चन है। इसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर। जिसको छू नहीं सकते, ठीक है, उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर।
इनर पार्ट। किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को मेमोरी में होते हैं उसको कहते हैं स्टोरेज। स्टोरेज की परिभाषा ये देखिए दी है। कंप्यूटर कौन सा भाग डिस्प्ले का कार्य करता है? मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले का कार्य करता है। अगला है अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? इसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग का काम किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन। कमांड को रन करवाने का काम को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। कमांड को रन करवाने के लिए एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। किस ग्रुप में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? बताना आपको, बताइए। अच्छा, आउटपुट डिवाइस किस में है? केवल आउटपुट डिवाइस। देखिए, प्लांटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। ठीक है, ये केवल आउटपुट डिवाइस है। अगला है खरीदार की आवश्यकता का निर्धारण सामान्यतः कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव जो होता है वो कंप्यूटर की सूचनाओं को स्टोर करने में मदद करता है। 1 नंबर ऑप्शन। एक बाइट डाटा का एक क्या रखता है? कैरेक्टर रखता है। यहाँ क्या होगा? कैरेक्टर आएगा। सेल फोन में कौन सी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होता है? फ्लैश। तो फ्लैश का प्रयोग होता है। जो मोबाइल फोन्स में स्टोरेज डिवाइस होती है उसको कहते हैं फ्लैश। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें? माउस पैड इनपुट नहीं है। कौन सी मेमोरी का सबसे छोटा एक्सेस टाइम होता है? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो होती है वो मेमोरी का सबसे छोटा एक्सेस टाइम होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कैशे मेमोरी। अगला MP3 टेक्नोलॉजी एक साउंड सीक्वेंस को अपने वास्तविक साइज में कितना कम करती है? 1/12। ये है आपका 1 नंबर ऑप्शन। IBM CP एंड AT में AT का पूर्ण रूप क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। RISC क्या है? ये को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। ठीक। RISC। मैनुअल डाटा कंप्यूटर में किस डिवाइस द्वारा डाला जाता है? कीबोर्ड द्वारा। कीबोर्ड द्वारा डाला जाता है। अगला है बैंक के ATM का प्रयोग होता है, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं प्लास्टिक मनी। 4 नंबर ऑप्शन, प्लास्टिक मनी। इंटेल सेंट्रियो माइक्रो प्रोसेसर का लेटेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? सेट्रोजा बोलते हैं। सेट्रोजा 4 नंबर ऑप्शन। डायरेक्टरी की एंट्री कितने बाइट्स में की होती है?
32 बाइट की। डायरेक्टरी की एंट्री 32 बाइट की होती है। डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या अर्थ है? इसको कहते हैं एक और केवल एक टास्क के लिए असाइन किया जाता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर एक ही टास्क के लिए असाइन किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर से ज़्यादा डेटा रखता है? डिस्क जो कंप्यूटर होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रखता है। 1 नंबर ऑप्शन। हार्डवेयर जो 2 नंबरों को जोड़ता है उसको कहते हैं ALU। हार्ड डिस्क का वह सबसे छोटा भाग जहां सूचना रखी जाती है उसको कहते हैं सेक्टर। हार्ड डिस्क का वह भाग जहां सूचना रखी जाती है उसको कहते हैं सेक्टर 2 नंबर। निम्न में कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा संपादित नहीं होता है? उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संयोजन होता है, इसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संयोजन होता है अर्थमेटिक लॉजिकल एंड कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सरल है तो इजी है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें लॉजिकल ऑपरेशन या तुलनात्मक जैसे कम से कम, बराबर या उससे अधिक का प्रयोग करते हैं? इसको कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसकी आपूर्ति पर काम करते हैं? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स की तर्ज पर काम करते हैं। कौन? एनालॉग कंप्यूटर। 1 नंबर ऑप्शन। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स की तर्ज पे काम करते हैं। ठीक है, इसी की आपूर्ति काम करते हैं। डिजिटल डिवाइस कौन से है? डिजिटल क्लॉक जो होती है डिजिटल डिवाइस। कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का प्रोसेस करता है उनको क्या कहते हैं? एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का को प्रोसेस करता है उसको कहते हैं हाइब्रिड। ठीक, बता भी चुके हैं कई बार। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो डिजिटल का भी वर्क करेगा, एनालॉग का भी वर्क करेगा। ये भी बता चुके हैं आपको। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली इंटीग्रेटेड चिप निम्नलिखित किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन वैली को किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। बता चुके हैं क्वेश्चन आपको। कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? परम। ठीक, परम जो है सुपर कंप्यूटर है जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर होती है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए विद्यार्थियों, तो ये तो कंप्यूटर की मैराथन क्लास रही और दिल्ली पुलिस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं जुड़े रहे हैं हमारे चैनल से। अभी तो हम मैराथन लाए हैं और कंप्यूटर के क्लास लाए हैं आपकी दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपकी अन्य परीक्षाओं में भी जैसे जिसमें कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। जुड़े रहिए चैनल पर हमारे पास साथ, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।